हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हमारी फिर से जो क्विक रिवीजन की सीरीज़ है उसमें हम अगली क्लास पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है तमिलनाडु। आज हम तमिलनाडु राज्य पर चर्चा करेंगे। नाम से स्पष्ट है, तमिल। तमिल भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र को संगठित करके एक राज्य बनाया गया जिसे तमिलनाडु कहा गया। बात समझ में आई। अब इसकी हम शुरुआती बात करें तो ये पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। पहले इसे मद्रास के नाम से जाना जाता था। कब जाना जाता था? अंग्रेजों के समय, और अंग्रेजों के समय से और पहले। याद रखिएगा, मद्रास और मैसूर में कंफ्यूज मत होइएगा। मद्रास ये है और मैसूर कर्नाटक वाला क्षेत्र हुआ करता था, क्योंकि अगले वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो मद्रास क्षेत्र पर बहुत सारे राजाओं ने शासन किया है ना। जैसे पल्लव राजाओं की बात करें, संगम वंश के राजाओं की बात करें, हरिहर बुक्का की बात करें, और इनसे पहले नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करें तो ऐसे बहुत सारे, नरसिंह वर्मन प्रथम, राजराज प्रथम, ऐसे बहुत सारे राजा रहे जिन्होंने यहाँ पर शासन किया। राजा खत्म हुए, उसके बाद ब्रिटिश शासन आया और मद्रास प्रेसिडेंसी को उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया, मुख्यालय बनाया। उसके बाद भारत ने आज़ादी प्राप्त की और फाइनली 1 नवंबर 1956 को हमारे भारत का ये राज्य बन गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, ये बात आपको पहले से ही पता है, और 14 राज्यों में से एक इस राज्य को भी बनाया गया। वर्तमान में हम चर्चा करें, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी जी हैं। याद रखिएगा, के पलानी स्वामी जी अभी हाल फिलहाल में या तो चेंज हो जाएंगे या फिर यही बने रहेंगे। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव होने वाला है, क्योंकि वीडियो लेक्चर में आज रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज रिकॉर्ड करने के बाद ये आजीवन हमेशा यूट्यूब पर रहेगा। तो आप समझिएगा कि ये जो दो टॉपिक हैं, एक सीएम वाला और एक गवर्नर वाला, राज्यपाल और मुख्यमंत्री वाला, ये हमेशा बदलेगा, है ना। तो आपको इसे थोड़ा सा अपडेट करते रहना होगा। तो मैं आज का बताऊंगा। आज ये जब वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड हो रहा है तब के पलानी स्वामी जी मुख्यमंत्री हैं और अभी चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में ये क्लियर हो जाएगा। इनकी पार्टी की हम बात करें तो AIADMK पार्टी है। कौन सी पार्टी है भैया? AIADMK। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है। फिर से देखिएगा, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, है ना, ये इसकी पार्टी का नाम है। और अगर हम बात करें, एक और पार्टी यहां पर चलती है जिसका नाम है DMK। कुछ लोग DMK एक ही समझते हैं, जबकि DMK अलग पार्टी है और AIADMK अलग पार्टी है। ठीक है, तो ये वाली पार्टी जयललिता वाली पार्टी है और ये जो DMK, ओनली DMK है, ये स्टालिन, एक व्यक्ति हैं MK स्टालिन, जो काफी फेमस हैं। जैसे हमारे भारत में मोदी जी फेमस हैं, वैसे ही MK स्टालिन इस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बहुत फेमस व्यक्ति हैं। उन्होंने DMK पार्टी की स्थापना की थी। तो दोनों अलग अलग पार्टी है, इस बात को याद रखिएगा। गवर्नर की बात करें तो बनवारी जी हैं। बनवारी, क्या नाम भैया? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो हैं यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। राजधानी की बात करें तो सभी लोग जानते हैं, चेन्नई राजधानी है। ठीक है, चेन्नई का पुराना नाम पूछे तो आपको मद्रास लगाना है। मद्रास चेन्नई का नाम भी हुआ करता था और पूरे राज्य का नाम भी हुआ करता था। अगर पूछा जाए कि चेन्नई की स्थापना किसने की, तो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो जाता है, ये सबको पता नहीं होता। ठीक है, तो फ्रांसिस डे एक विदेशी व्यक्ति था, भारत में आया और भारत में इसने चेन्नई शहर की स्थापना की। अलग अलग शहरों की सभी कुछ लोगों ने स्थापना की है। स्थापना का मतलब उसे बसाना, एक प्रकार से अपने इंजीनियर मान सकते हैं, और इंजीनियर के देख रेख में एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी शहर को बसाया जाना उसकी स्थापना कहलाता है। तो फ्रांसिस डे ने चेन्नई को बसाया। भाषा की बात करें तो बताने की जरूरत नहीं है, तमिल भाषा बोली जाती है। त्योहार की बात करें तो यहाँ का जो त्योहार है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोंगल, है ना। पोंगल जो त्योहार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पोंगल को हमारी भाषा में मकर भी कहा जाता है ना, मकर संक्रांति भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है, वहाँ पोंगल कहते हैं, और कहीं कहीं ओणम कहा जाता है, कहीं कहीं वैसाखी कहा जाता है, कहीं कहीं अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, इस संक्रांति का मतलब है सूर्य का आना। जब सूर्य
कर्क रेखा की तरफ आता है ना। बताऊंगा मैंने बताया हुआ है ज्योग्राफी वाले चैप्टर में। जिन लोगों ने पहले ज्योग्राफी के टॉपिक नहीं देखे हैं, पहले आप प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी के सारे टॉपिक देखिएगा, तो आपको सब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। ज्योग्राफी के टॉपिक के बाद जो कुछ शेष डाटा बचता है जिसे हम टॉपिक वाइज नहीं पढ़ सकते, उसको मैंने राज्य वाइज क्लासिफाइड करके आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया हुआ है। बात यहां तक समझ में आई? तो देखिएगा, पोंगल कहा जाता है इसको, संक्रांति को, क्योंकि जब सूर्य आता है तो फसल असल कटती है, तो उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है हर एक क्षेत्र में अलग अलग नाम से। नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। भरतनाट्यम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भरतनाट्यम यहाँ का क्या है? राजकीय नृत्य है। एयरपोर्ट की बात करें तो अन्ना, है ना, अन्ना एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पर स्थित है, ठीक है। अन्ना है और एक और एन्नोर है। देखो, एन्नोर अलग है और अन्ना अलग है। अन्ना चेन्नई में स्थित है और एन्नोर में ही स्थित है, ठीक है। स्टेडियम की बात करें तो चेन्नई में एक स्टेडियम स्थित है, ठीक है। चेन्नई में हर कहीं स्टेडियम है, ऐसा काफ़ी कोई ज़्यादा उतना ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं है। फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है जिसका नाम है ICF, इससे क्वेश्चन आ चुका है, ICF। इस ICF का पूरा नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्या नाम भैया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। भारत में पहली बार जो रेल का डिब्बा है वो यहीं बनाया गया था। भारत में जब पहली बार ट्रेन की शुरुआत हो रही थी तो पहली बार रेल का जो डब्बा है, डब्बे को इंग्लिश में कोच कहा जाता है, वो कोच अलग होता है और ये कोच अलग होता है। तो ये जो कोच है, इस कोच का जो निर्माण है वो ICF में किया जाता था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और ये भारत की पहली रेलवे कोच फैक्ट्री है जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। हम आज़ाद हुए, हमारा संविधान बना और उसके 2 साल बाद हमने इसको इस्टेब्लिश किया। बात क्लियर है? इसके अलावा और भी बहुत सारे कारखाने हैं, जैसे ई हॉस्पिटल की बात करें, भारत में सबसे बड़ा आंखों का जो हॉस्पिटल है वो यहीं पर है। अगर आपके कोई कजन, रिलेशन वाले या दोस्त यार जो भी हैं जिनको आंखों में समस्या है, तो वो मेरे ख्याल से चेन्नई जा सकते हैं, क्योंकि भारत में सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो चेन्नई के ई हॉस्पिटल में किया जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। जो लोग आंखों से ग्रसित होते हैं वो लोग यहीं जाते हैं, ई हॉस्पिटल में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मंदिरों की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे सबसे पहले है आपका कांचीपुरम मंदिर। कांची पुराने समय में राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। कांचीपुरम के हम बात करें महाबलीपुरम यहीं स्थित है, ठीक है। महाबलीपुरम की बात करें, गांधी मंदिर, एक्चुअल में मंदिर भगवान का होता है लेकिन यहाँ पर आदमी का मंदिर है। आदमी का मतलब समझ रहे हो ना? आदमी का मतलब गांधी जी जो है वो व्यक्ति हैं, भगवान नहीं थे। तो गांधी जी का मंदिर यहीं पर स्थित है। गांधी जी के बाद एक मेमोरियल बना है, किसका? विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का मेमोरियल बना है। एक क्वेश्चन आ चुका है कि स्वामी विवेकानंद के नाम से जो मेमोरियल है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारा तमिलनाडु में स्थित है। गांधी मंदिर यहीं पर स्थित है। महाबलीपुरम हो गया, कांचीपुरम हो गया। इसके अलावा एक और है कैलाश मंदिर। कौन सा भैया? कैलाश मंदिर। इस कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और महाबलीपुरम की बात करें तो महाबलीपुरम का जो निर्माण है ये पल्लव राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था भैया? पल्लव राजाओं ने करवाया था। और पल्लव राजाओं में जो प्रसिद्ध राजा थे उनको सीर कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर को सीर के नाम से भी जाना जाता है। महाबलीपुरम मंदिर को सीर के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और नाम है मामल्यपुरम। इसका एक और नाम क्या है भैया? मामल्यपुरम नाम भी है, महाबलीपुरम भी है और सीर मंदिर भी है। तो ये इसमें अंदर एक छोटा सा सीर मंदिर है, ठीक है। तो इस महाबलीपुरम और मामल्यपुरम के अंदर एक छोटा सा सीर मंदिर है, इसलिए इस पूरे को भी सीर मंदिर कहा जाता है। इसमें सबसे अहम योगदान पल्लव राजाओं ने दिया। पल्लव वंश जो आपको पता है, इतिहास में पढ़ाऊंगा। और कभी कभी आपको थोड़ा बहुत मिलेगा नरसिंह वर्मन के बारे में, है ना। इसके अंदर जो कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं उनको नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया, द्वितीय नहीं, प्रथम, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? तो कैलाश मंदिर जो है ये भी यहीं पर स्थित है, कैलाश मंदिर।
कैलाश मंदिर के आगे हम बात करें तो धनुषकोटी, धनुषकोटी यहीं पर है ना। श्री राम, रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, यहीं इसकी स्थापना भगवान राम ने की थी, इसलिए इसका नाम रामेश्वरम पड़ा। भगवान राम ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रामेश्वरम पड़ा। और ये जो रामेश्वरम है, ये रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कभी आपसे पूछे कि किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर ये काफी इंपॉर्टेंट है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है ना। अभी तक आपको कुछ पुस्तकों में देखने को मिलता होगा भारत का सबसे बड़ा मंदिर दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, वो भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी है। अक्षरधाम मंदिर भी सबसे बड़ा मंदिर है। और अक्षरधाम कहीं ऑप्शन में नहीं मिलता है तो अब आपको ये मिलेगा, रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है, तो रंगनाथ स्वामी मंदिर भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। रंगनाथ स्वामी मंदिर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर जब भी पूछा जाता है तो लोग अमृतसर लगाने की कोशिश करते हैं, पंजाब। तो अमृतसर और पंजाब में जो है वो भी स्वर्ण मंदिर है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरा स्वर्ण मंदिर जो है वो आपका तमिलनाडु में है। और एक बात याद रखिएगा, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से ज्यादा सोना इसमें है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से ज्यादा सोना इसमें है, इसलिए इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। उसमें केवल स्वर्ण की जो है वो लेपिंग है, कोटिंग है। और जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसका वास्तविक नाम स्वर्ण मंदिर नहीं है, उसका वास्तविक नाम है हरमंदिर साहब, जो कि सिखों का गुरुद्वारा है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये स्वर्ण मंदिर है जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा बात करें, कन्याकुमारी भी यहीं स्थित है। कन्याकुमारी हो गया आपका, है ना। बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं जो कि आप देख सकते हैं। कार्डेमम की पहाड़ी, जवाबी की पहाड़ी, स्वर्ण मंदिर, रामेश्वरम, धनुषकोटी, मरीना बीच, नटराज मंदिर, ठीक है, नटराज मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर को लिख सकते हो, बृहदेश्वर मंदिर भी यही है। राजेश्वर मंदिर भी यहीं पर स्थित है, राजराजेश्वर मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कई बार पूछा है, मीनाक्षी मंदिर पार्वती जी को समर्पित है, यहीं पर है। और मदुरई में इतने मंदिर हैं, इतने भारत में कहीं नहीं है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है मदुरई को। ये क्वेश्चन आ चुका है, मदुरई को किस नाम से जाना जाता है, तो मंदिरों का शहर या पर्यटनों का शहर भी कह सकते हैं, है ना। सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और मीनाक्षी मंदिर भी यहीं स्थित है, राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। एक और है कड़कनाइल। कड़कनाइल जो है ये भी यहीं पर स्थित है। कड़कनाइल के बाद कार्डेमम, कार्डेमम को कहा जाता है इलायची की पहाड़ी, तो इलायची की पहाड़ी भी यहीं पर है। ठीक है, कार्डेमम, इलायची की पहाड़ी भी स्थित है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, शिवाकाशी। शिवाकाशी में जो है वो पूरे भारत के पटाखे बनते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, पटाखे जो हैं शिवाकाशी में बनते हैं। पहले मैं क्या समझता था, मुझे घर वालों ने बताया कि जो पटाखे हैं वो काशी में बनते हैं, तो मैं समझता था बनारस, क्योंकि बनारस को भी पुराने समय में काशी के नाम से जाना जाता था। अभी भी कहते हैं काशी बनारस, काशी विश्वनाथ। तो काशी जो है वो अलग है, वो उत्तर प्रदेश में है बनारस, वहाँ पटाखे बिल्कुल नहीं बनते। जो शिवाकाशी है तमिलनाडु में, वहाँ पर पटाखे बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। शिवाकाशी के अलावा एक और है डिंडीगुल। डिंडीगुल में ताले बनते हैं, है ना, बहुत ताले बनते हैं, इसलिए इसको ताला सिटी भी कहा जाता है। ताला शहर या लॉक सिटी के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ में भी बहुत सारे ताले बनते हैं, तो उसको भी ताला सिटी कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी पर्टिकुलर एक स्थान का नाम अगर आपको दिया हुआ है और कहीं दूसरी जगह देखने को मिल जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि पहले वाला नहीं है। एक बच्चे ने मुझसे क्लास में कहा कि सर ताला शहर तो अलीगढ़ को कहा जाता है, आपने तो गलत बता दिया। तो भाई अलीगढ़ को भी कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको भी कहा जाता है। और हो सकता है कल को अलीगढ़ और डिंडीगुल से ज्यादा ताले कहीं और बनने लगें, कोई और बड़ा कारखाना खुल जाए, तो उसको भी कहने लगेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा। एक नाम से दो फैक्ट आपको मिल सकते हैं।
ठीक है। ऊटी, ऊटी के बारे में आपने काफी सुना होगा, काफी फिल्मों की शूटिंग होती है ऊटी, ऊटी भी यहीं स्थित है। पहाड़ी की बात करें तो सेवराय की पहाड़ियां हैं, सेवराय की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ी पे एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बट्टा, डोडा बट्टा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बट्टा है। 2637 के आसपास इसकी ऊंचाई है, 2637 मीटर, है ना, किलोमीटर नहीं होगा, 2637 मीटर जो है वो उसकी ऊंचाई है। डोडा बट्टा याद रखना, डोडा बट्टा नीलगिरी पर है और अनाईमुड़ी अन्नामलाई पे है जो कि केरल में आती है। ठीक है, वो सबसे ऊंची चोटी है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण चोटी कौन सी है, कार्डेमम की पहाड़ियां। कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं वो सबसे निचले हिस्से में है, सबसे दक्षिणतम हिस्से में है। भारत की सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी है वो कार्डेमम है ना। कौन सी है भैया, कार्डेमम है। भारत की सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी है वो कार्डेमम की पहाड़ी है, और इसी को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इस पर इलायची बहुत ज़्यादा होती है, इस पर इलायची बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण इसको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। और ये जो कड़कनाइल है, इस कड़कनाइल को पर्यटन की राजकुमारी भी कहते हैं, पर्यटनों की राजकुमारी। ठीक है, पर्यटनों की राजकुमारी के नाम से किसे जानते हैं, कड़कनाइल को। याद रखना, पर्यटनों की राजकुमारी अलग है, पर्यटनों का नगर अलग है, पर्यटनों की मल्लिका अलग है, पर्यटनों की रानी अलग है। जब जब जो राज्य जाएगा तो वहां वो सारी चीजें मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, दर्रों की बात करें तो एक ही दर्रा है, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, पालघाट दर्रा। थालघाट और भोरघाट, ये दो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ये महाराष्ट्र में आते हैं, थालघाट और भोरघाट। यह है पालघाट दर्रा। उद्यान की बात करें तो बहुत सारे उद्यान हैं। सबसे पहला सत्यमंगलम, सत्यमंगलम याद रखना, भारत का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, है ना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। हाँ, उद्यान के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व भी है, उद्यानों के साथ साथ ये क्या है, टाइगर रिजर्व भी है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है और सत्यमंगलम उद्यान भी है। इसके साथ साथ वेदांत तल, वेदांत तल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अन्नामलाई, अन्नामलाई और मधुमलाई, है ना, अन्नामलाई और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित हैं। अन्नामलाई, मधुमलाई, इंदिरा गांधी, वेदांतल और सत्यमंगलम। इसके अलावा और भी हैं लेकिन इतने काफी हैं। परियोजनाओं की बात करें तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं। सबसे पहली परियोजना है आपकी अमरावती बांध। अमरावती बांध जो है वो अमरावती नदी पर है, ये मैं आपको नदियों वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अमरावती जो है वो कई जगह अलग अलग शहर है अमरावती के नाम से। अमरावती बांध है। अमरावती बांध के बाद सेतु समुद्रम परियोजना है, सेतु समुद्रम परियोजना है। सेतु समुद्रम परियोजना के बाद कुंडन, कुंडनकुलम, कुंडनकुलम एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कुंडनकुलम, कुंडनकुलम एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सॉरी रिसर्च सेंटर नहीं, एटॉमिक पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट है ना, हिंदी में कहेंगे परमाणु विद्युत ग्रह, परमाणु विद्युत ग्रह। कुंडनकुलम में क्या है, परमाणु से विद्युत बनाई जाती है। कुंडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह, कुंडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह में परमाणु से क्या बनाई जाती है भैया, परमाणु से विद्युत बनाई जाती है, परमाणु से विद्युत बनाई जाती है। कुंडनकुलम है और एक और है कल्पक्कम। कुंडनकुलम के नाम से ही क्या है, कुंडनकुलम जैसा ही क्या है, कल्पक्कम। कुंडनकुलम है, कल्पक्कम है और तूतीकोरीन है, तूतीकोरीन, तूतीकोरीन या तूतीकोरी कुछ भी कह सकते हैं। कुंडनकुलम, कल्पक्कम और तूतीकोरीन, ये तीन क्या है, एटॉमिक पावर प्लांट है जहां पर परमाणु से विद्युत बनाई जाती है। तो ये परमाणु वाली परियोजनाएं हैं, ये जल वाली परियोजनाएं हैं। ठीक है, ताप वाली परियोजना ऐसी कोई खास यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, इतना डाटा यहाँ पर काफ़ी है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये आपका क्या है,
तमिलनाडु है यहाँ सबसे नीचे। तो तमिलनाडु में क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मन्नार की खाड़ी कहलाता है। ये मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ सारी चीज़ें, फिर भी समझ लो। मन्नार की खाड़ी कहलाता है। यहीं पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप है, यहीं पर रामेश्वरम स्थित है। और ये वाला जो तटीय हिस्सा है, इस तटीय हिस्से को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। इसके तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहा जाता है। अंग्रेजों से बोलते नहीं बनता था तो वो चोरोमंडल कहते थे। कोरोमंडल या चोरोमंडल तट कहते हैं। और इस पर 3 बंदरगाह हैं। पहला है चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम भी है और पुराना भी है। चेन्नई बंदरगाह के बाद यहाँ पर एन्नूर बंदरगाह है और एन्नूर के बाद तूतीकोरी, ये 3 बंदरगाह यहाँ पर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे होते हैं एक राज्य में बंदरगाह, लेकिन मुख्यतः ये 3 हैं, तूतीकोरी, एन्नूर और आपका चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है। और तट का नाम मैंने आपको बता दिया, कोरोमंडल तट। तो आई होप इतनी सारी जानकारी आपको जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसमें लगभग समस्त जितने भी फैक्ट हैं वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सीबीटी 2 हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एमपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो इंडियन जीके पूछा ही जाता है। और खासकर सिविल वाले, सिविल का जो प्री है, यूपीएससी का प्री है, एमपीपीएससी का प्री है, दोनों का प्री होना है। अभी आपको पता है डेट भी आ गई थी, थोड़ा सा कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन पेपर जरूर होगा। तो प्री में आपको ये सारे फैक्ट देखने को जरूर मिलेंगे। आप इसको एक बार पहले पूरा देखिए। जब सारे राज्य हो जाएंगे 28 राज्य, तो आपके पास एक अच्छा डाटा होगा और उनमें से जरूर क्वेश्चन फंसेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं कोई कमी लगी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।